हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आपके सामने। रुझान अब धीरे धीरे नतीजों की शक्ल में परिवर्तित हो रहे हैं और एक ऐसी पिक्चर सामने आई है जो वाकई आने वाले समय में जो दूसरे चुनाव होंगे, क्या उनकी दिशा और दशा यहां से तय होने जा रही है। इस पर लगातार चर्चा भी चल रही है। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। 370 हटने के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शन, और इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करने में सफल रहा। अब बारी है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की। सरकार गठन की प्रक्रिया की बारी है, जिसे लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज है। अब से थोड़ी देर पहले नतीजों पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी बात कही है और उन्होंने ये कह दिया है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसी के साथ फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से 370 की भी बात कर दी। फारूक ने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया, उसे जनता ने नकार दिया है। ये बात उन्होंने कही है। तो सवाल उठता है कि बीजेपी को फिर इतनी 28 सीटें आ गई, उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या उस पर फारूक अब्दुल्ला क्या कहेंगे? फारूक अब्दुल्ला को अकेले अपने ही से क्या बहुमत आ गया? ये बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा आने वाले समय में होगी, लेकिन फिलहाल सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। मैं समझता हूं कि ये जो हमारा मंशूर है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कौन से इकदाम करने वाले हैं। वो दोनों रीजन्स के लिए होंगे और दोनों रीजन्स के लिए हम लोग बराबर की कोशिश करेंगे कि उनकी मुश्किलात दूर हों। मैं समझता हूँ अब पूरे रिजल्ट आ जाएं, उसके बाद बैठ के हम अपने कांग्रेस के भाइयों से भी बात करके वो दिन कायम मुकर्रर करेंगे जिस दिन हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे और बहुमत सामने रखेंगे और हुकूमत के वो फल उठाने की बात करेंगे। गवर्नमेंट को लीड करेंगे। एक सीट मिली है जम्मू में, जम्मू में कांग्रेस। ये लोगों का वोट देने का मतलब है। उनने अपनी मर्जी से जिसको चाहा वोट दिया है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला इस गवर्नमेंट को लीड करेंगे सर, इंशाल्लाह। एतमाद एसएनसी पे दिया है। हाँ, लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इक़दाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत? तो फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना है। एक बार फिर से 370 का राग उन्होंने आलाप दिया है, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि धारा 370 हटा, अनुच्छेद 370 हटा, तो इसके बाद विकास की धारा वही है। और लोग मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। कोई माई का लाल 370 वापस नहीं आ सकता। 2 टूक उन्होंने ये कह दिया है, सुनिए। कुल मिलाकर के अभी यही समझना चाहिए कि वो बढ़त की ओर है और आगे बढ़े हों। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जो अभी आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें उनको बहुमत दिखाई दे रहा, वो ये कह रहे हैं कि हम बार बार ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो 370 हटाया गया, 35 ये हटाया गया, उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी और जो नतीजे हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं। देखिए 370 वो सभी लोग जानते हैं कि विकास उसके बाद बढ़ा है। 370 यहाँ पर अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पत्थरबाजी के लक्षण थे, ये सभी लोग समझते हैं। लेकिन पोलराइजेशन हुई है, हम इसको मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 370 और 35 से यहाँ से दोबारा लागू कर दिया जाएगा। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार की कर सके। ये भारत के जो संसद में पूर्ण बहुमत के साथ ये कानून खत्म हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में आंकड़े फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में है। इसका असर ऐसा है कि सड़कों पर इकट्ठा होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। ये लगातार ये तस्वीरें देखिए, जब उमर अब्दुल्ला बालकनी तक आ गए, कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया। एक रिपोर्ट वहां से आपको दिखाते हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है और रुझान जो सामने आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर 50 पार हो रहे हैं। हम इस समय एसके आईसीसी के बाहर हैं और आप यहां पे देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता यहां पर जमा हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं और जोश और जज्बे से खुशी मना रहे हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के बाद
आज वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें खास तौर पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को बहुमत मिलने जा रही है। 50 पार होने वाले हैं और इस के नतीजे में कई एक उम्मीदवारों की जीत का ऐलान भी हो चुका है फिलहाल, और यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जमा हो गए हैं और खुशी में इस बात की मना रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है उसने जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हो गए हैं और लगातार खुशी मना रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के कार्यकर्ता नाराबाजी कर रहे हैं, पार्टी के समर्थन में नाराबाजी हो रही है और लगातार जो है जीत का जश्न हो रहा है। आज पूरे दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है वहां जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो हैं साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और तस्वीर जब पार्टी जो दफ्तर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसके बाहर किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। जो लोग कहते हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या हुआ, We are touching the majority. Congress is getting majority. कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है। डाटा क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं वो अपडेट नहीं की, जैसे चट्ठा साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है। ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली हैं। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गज्जर में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम लीड में जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता हैं उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिया डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो इलेक्शन कमीशन का तो डाटा अपडेट करें, और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने दें। तो अभी भी आप होपफुल है सर, सरकार आ रही है आपको? आपने मैंने क्या सुना आपने सुना नहीं है आपको, मैंने क्या कहा है, क्या चला ना। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन ने भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। घड़ी में 2:30 बज चुके हैं, अभी भी वो उम्मीद दिखा रहे हैं कि मेजॉरिटी आ जाएगी। अब पता नहीं इस उम्मीद का आधार उनके पास कितना स्ट्रांग है, ये अपने आप में देखना होगा। लेकिन फिलहाल गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहतक में ही मौजूद हैं। गौरव, अभी भी उम्मीद से भूपेंद्र हुड्डा, दिन के 2:30 बज चुके हैं कि मेजॉरिटी आ रही है, इतना बड़ा दावा?
बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो यहाँ पर अपने चुनावी कार्यालय रोहतक में पहुंचे कुछ इलाकों का दौरा करने के बाद, हालांकि अपनी वो सीट गढ़ी सांपला 70,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से जीत चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम मेजॉरिटी ला रहे हैं, यानी कि कांग्रेस जीत रही है और कई जगहों पर चुनाव आयोग की तरफ से जो राउंड के नतीजे हैं वो बहुत धीमे धीमे प्रकाशित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीत भी गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं उनको जारी नहीं किया। और इन्हीं बातों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर रख रहे हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखा दूंगा कि यहाँ पर जो समर्थकों का हुजूम है, हजारों की संख्या में अभी भी जो हुड्डा जी के समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। और जब भी एक एक कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होती है, जबरदस्त तालियां बजती हैं। हालांकि बीच में उत्साह जरूर कम हुआ है, लेकिन जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आके ये दावा किया है कि कांग्रेस मेजॉरिटी हासिल कर रही है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, जाहिर तौर पर एक काफी ज्यादा यहाँ पर भरोसा हुआ है। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके का अंतर बना हुआ है, क्या वो वाकई में होगा? दूसरा, उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो आंकड़ों को प्रकाशित करने में या वेबसाइट पे अपलोड करने में नहीं गौरव, लेकिन इतने चुनाव हम लोगों ने कवर कर लिए, कई चुनाव आपने भी देखे, कई सारी काउंटिंग को कवर किया। लोकसभा के चुनाव होते हैं 2:30 बजे तक मामला सेटल हो जाता है। ये तो असेंबली का चुनाव है और उसमें 2:30 बजे 12 बजे तक मामला सेटल, और हो सकता है 1 सीट का फर्क आ जाए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा अंतर होगा कि 50-34 का भेद मिट जाएगा। ये वाकई क्या लगता है, इस पर मैं आगे आपसे चर्चा करता हूं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर है, कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। कांग्रेस ने चूंकि आरोप लगाए, जो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि देरी से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, वोटिंग धीमे कर दी जा रही है, तो चुनाव आयोग ने 2 कह दिया है कि नियमों के तहत काउंटिंग हो रही है। जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं वो आरोप सिलसिलेवार तरीके से बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं उन आरोपों का। कांग्रेस ने स्लो रुझान अपडेट करने का आरोप लगाया था, जो अभी आप भूपेंद्र हुड्डा को भी सुन रहे थे। रनीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रनीता, ये कांग्रेस टाइम बाई कर रही है अपने कार्यकर्ताओं, ताकि चूंकि उम्मीदें बहुत थी, वो झटका बहुत तेजी से ना लगे, तो जोर का झटका थोड़ा सा धीरे से लगे, इसलिए ये बात बार बार कही जा रही है। देखिए, ये बात कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले कही। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र जारी किया गया। जयराम रमेश जो कम्युनिकेशन विभाग के महासचिव हैं और पवन खेड़ा ने भी टाइम्स ऑफ नव भारत से बातचीत में ये कहा कि काउंटिंग जो है वो 10 और 12 राउंड के खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसी की तरफ से जो रिजल्ट है जो अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पर, उसमें धीमा बढ़ता जा रहा है। सीधे तौर पर कांग्रेस का आरोप ये था कि मनोवैज्ञानिक तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पर जो एजेंट हैं, उनको कमजोर करने की और वो बूथ से वापस लौट जाए, इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई है, प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन जिस तरह का फासला लगातार सुबह से लेकर अब कह सकते हैं दोपहर तक स्थिति लगभग साफ होती हुई दिख रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। सवाल अब ये कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा जताया, जो 37 जाट नेताओं को टिकट दिया गया, एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करूंगी कि जो 90 सीटें हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने बांटी अलग अलग उम्मीदवारों को, उसमें किस नेता की कितनी जिम्मेदारी तय होती है। हुड्डा परिवार ने 72 सीटें दी, शैलजा ने 9 सीटें, कुमारी शैलजा के कहने पर 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारे। सुरजेवाला, जो रणदीप सुरजेवाला है, उनकी तरफ से 2 सीटों की पेशकश की गई थी और कांग्रेस लीडरशिप ने उस बात को मानी। कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से 5 सीटें कही गई और उन 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा। अजय यादव के बेटे को टिकट दिया गया क्योंकि वो सिटिंग एमएलए रहे और एक गठबंधन में सीट सीपीआईएम को दी गई। तो ये तमाम 90 सीटों का जो लेखा जोखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। 35 सीटें जाट कैंडिडेट को दी गई, इसके अलावा 20 सीटें ओबीसी को दी गई, 17 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई, मुसलमानों को 5 सीटें, पंजाबी पर भी 4 सीटें जो है वो ब्राह्मणों को और 2 सीटें नहीं रनीता, ये तो किसको कितनी सीटें दी गई, किसके कहने पर कितनी सीटें दी गई, ये आप आंकड़ा बता रही हैं, लेकिन इन आंकड़ों को बड़ा अपने साथ दुरुस्त रखिए और मैच करते रहिए कि किनके कहने पर कितनी सीटें दी गई और उसमें विनिंग परसेंटेज क्या रहा। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि सवाल पूछे जाने शुरू होंगे तो उसके आधार पर सवाल पूछे जाने शुरू होंगे कि भाई आपके कहने पर 10 सीटें दी गई, उसमें से कितनी जीती, किसकी जिम्मेदारी तय होती है। जो ये विवाद कांग्रेस के अंदर का रहा, उसका कितना बड़ा रोल हो गया, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। मैं आऊंगा आपके पास, इस बीच एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर चुनाव से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि वोटिंग परसेंटेज, ये देखिए जो तस्वीर आपके सामने है, बीजेपी ने वोटिंग परसेंटेज में गेन किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को जो है वो मेजॉरिटी फिलहाल है, 49 पर उनका नंबर जाकर टिका हुआ है। बीजेपी को 28 सीटें, जिसमें से अधिकतर सीटें जम्मू रीजन की हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी गेन कर रही है
वोटिंग परसेंटेज में, तो इसका मतलब क्या है? रविकांत, सीधा सवाल आपसे यही है। देखिए राकेश, अगर पूरे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें जम्मू रीजन से थी और 2014 के बाद यहां पर सबसे ज्यादा सीटें जो विधानसभा की हैं वो बीजेपी यहां पर जीत रही है और जीती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दो बड़ी गलतियां यहां पर बीजेपी से हुई जिसकी वजह से उनको घाटी में नुकसान हुआ है। हालांकि पहले भी उनकी सीटें नहीं थी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट किया और उनको लगता था कि सज्जाद लोन और राशिद इंजीनियर जैसे जो लोग हैं अगर पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काटते हैं तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी और इन निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। वो फॉर्मूला जो है वैली में काम नहीं किया है, जिसकी वजह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी सीटों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। इसके साथ ही जम्मू रीजन में अब तक का सबसे बेस्ट जो है वो बीजेपी परफॉर्म कर रही है। लेकिन प्री पोल अलायंस था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, ऐसे में जोड़ तोड़ की गुंजाइश बेहद कम दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी अपनी पीठ जो है इस बात को लेकर थपथपा रही है कि 370 के हटने के बाद उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उनकी सीटें बढ़ी। लेकिन ये पूरा का पूरा जो चुनाव का आकलन करते हैं तो ये पूरी तरीके से पोलराइज हुआ और वैली के लोग भी इस बात को मान रहे थे कि जो निर्दलीय उम्मीदवार इतने खड़े हुए हैं, राशिद इंजीनियर जो चुनाव से ठीक पहले आए हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस बात को वैली में समझाने में कामयाब रही, जिसकी वजह से वहां पर अलायंस की सीटें बहुत अच्छी आई। लेकिन 26 से 27 सीटों पर जम्मू कश्मीर रीजन में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, एक भी सीट जो है कांग्रेस पार्टी। ठीक है रविकांत, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। विनेश फोगाट ने बयान दिया है जीत के बाद उनकी जीत हुई है। क्या संघर्ष और सच्चाई की जीत हुई है? ये हर संघर्ष करने वाली महिला की जीत है। राजनीति में ही रहूंगी, जुलाना के वोटर खुश होने चाहिए, उनके लिए मैं काम करती रहूंगी। हालांकि अलग बात है कि जिस पार्टी से वो हैं वो पार्टी चुनाव में हारती दिख रही है। लेकिन विनेश फोगाट की जीत, और विनेश फोगाट ने जीत के बाद ये बयान दिया है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, विनेश फोगाट का ये बयान, राजनीतिक करियर की शुरुआत, पहले चुनाव में जीत लेकिन पार्टी हारती दिख रही है, तो इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। तो विनेश फोगाट को आप सुन रहे थे। विनेश फोगाट कह रही है कि संघर्ष और सच्चाई की जीत हुई है। तो मनोज, मेरा सवाल यह है कि अगर उनकी पार्टी, उनका दावा है कि सरकार बना लेगी, नहीं बना पाती है, तो भी वो क्या कहेंगी कि संघर्ष और सच्चाई की जीत हुई है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी पिछले करीब 5 घंटे से अपने आवास पर हैं। पूरे जो नतीजे आ रहे हैं, जो मतगणना चल रही है, उसको लेकर वो नजर बनाए हुए हैं। तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी।